Hi everyone, welcome to Gills Mentor online e-learning platform and very good afternoon to everyone. And I hope आप सभी ठीक होंगे and अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे. तो बच्चे एक बार मुझे कंफर्म कर दो that am I audible and visible properly? Then we will start our today's session. तो एज यू नो कि डेली 2 PM पे हमारा सेशन होता है जिसमें हम एसएससी की जितनी भी अपनी जो है अपकमिंग एग्जाम्स है राइट उन सभी को कवर करने जा रहे हैं. नॉट ओनली एसएससी, जितने भी अपने डिफरेंट स्टेट्स के जो एग्जाम्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे. ठीक है, तो फटाफट से जो है सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर कर दो एंड बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, उन तक पहुंचा दो एंड सभी की हेल्प हो जाए. एंड जल्दी ही आपके लिए एक मैं सरप्राइज भी लेके आ रही हूँ. कल मैं आपके लिए शार्प 12 PM पे एक सरप्राइज लेके आऊँ तो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. सो फटाफट से आ जाओ भाई एंड देन हम स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को. एंड सभी ने आंसर करना है, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को मतलब देख रहे हैं राइट, क्लास में जो है ज्वाइन किया हुआ है, सभी ने एटलीस्ट आंसर करने की कोशिश जरूर करें. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री एंड ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार जो है ये एग्जाम में आ चुका है. ठीक है, तो क्वेश्चन सेज दैट हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन. ठीक है, सो विद इन द 10 सेकेंड्स आंसर करने की कोशिश. तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. निम्नलिखित में से किस राजा को, किंग को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और द हर्षवर्धन. तो व्हाट कुड बी द राइट आंसर? तो ऑब्वियसली आई थिंक सभी को पता ही होगा. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द समुद्रगुप्त. ठीक है, जिनका जो टाइम पीरियड है दैट इज द 35 से लेके 375 AD तक जो है उनका टाइम पीरियड है. एंड जो समुद्रगुप्त हैं वो ना गुप्त वंश के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं, वो शासक रहे हैं. एंड इन्हें जो है नेपोलियन ऑफ द इंडिया जाना जाता है. ठीक है, तो जो हमारे एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है एवी स्मिथ, उन्होंने ही जो है इन्हें ये नाम दिया था. क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने ना अपनी जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थी राइट, उसकी वजह से जो है इन्हें ये नाम जो है वो दिया गया था. ठीक है, सो जो इनके कोर्ट पोएट हैं, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन से. तो समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोएट है उनका नाम है हरि सिंह. सो दिस इज ऑल्सो द मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी पूछा गया है. ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहते हैं इन एंशिएंट इंडिया विच डायनेस्टीज रूल इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज. प्राचीन भारत में किस राजवंश का शासन स्वर्णिम युग माना जाता है? मौर्य का, शुंगा, गुप्ता और द मगध. इन एंशिएंट इंडिया विच डायनेस्टी कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज. प्राचीन भारत में किस राजवंश का जो शासन है इसे जो है स्वर्णिम युग माना जाता है? मौर्य, शुंगा, गुप्ताज और दी मगध. व्हाट कुड बी द राइट आंसर? विद इन द 10 सेकेंड्स आंसर करो. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द गुप्तास. ठीक है, सो जो गुप्तास है, गुप्ता डायनेस्टी है, उनके शासन काल को यहाँ पे जो है स्वर्णिम युग बोला जाता है. तो स्वर्णिम युग अब क्यों बोला जाता है? तो काफी सारे स्टूडेंट्स ना ये बोलते हैं कि इनके जो कॉइन्स थे ना वो थे गोल्ड के. ठीक है, तो दैट इज वाई जो है इन्हें, इनके जो काल था उन्हें स्वर्णिम युग बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है. एक्चुअल में क्या हुआ था कि इस समय में जो हमारे भारत में डिफरेंट फील्ड हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे आर्किटेक्चर हो राइट, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, हर एक फील्ड में क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुई. क्या हर एक फील्ड में जो है डेवलपमेंट देखने को मिल रही थी ओवरऑल. दैट इज वाई जो गुप्ताज हैं उनका जो शासन काल था उसे हम जो है स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहते हैं कि जो हरि सेन है ही वाज द कोर्ट पोइट ऑफ विच. तो वही क्वेश्चन आ गया, अभी हमने जो है इसके बारे में डिस्कस किया. कहते हैं कि जो हरि सेन है वो किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर नन ऑफ अबव. ठीक है, अभी ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसका क्या आंसर होगा, अभी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में. तो हरि सेन वाज द कोर्ट पोइट ऑफ द विच रूलर. किस शासक के जो है वो दरबारी कवि? समुद्रगुप्त के,
स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर नन ऑफ? तो ऑब्वियसली समुद्रगुप्त, ठीक है। द नेपोलियन ऑफ अवर इंडिया, जिन्हें भारत का नेपोलियन है, तो वो हरि सेन जो है उन्हीं पोएट थे। हरि सेन जो है समुद्रगुप्त की क्या लिखी थी? प्रशस्ति लिखी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समुद्र प्रशस्ति को किसने लिखी थी? हरि सेन ने लिखी, जो कि उनके थे। प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति ना एक तरह से प्रशंसा में, प्रशस्ति क्या होता है? प्रशंसा में या फिर प्रेज ऑफ, किसी रूलर की प्रशंसा में जो है ये लिखी। मोस्टली जो कोर्ट पोएट हुआ करते थे ना शासक के, उन्हें खुश करने के लिए, अपने रूलर को खुश करने के लिए, अपने राजा को खुश करने के लिए, तो वो ये प्रशस्ति उन्हें लिखा करते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते कि इन विच ऑफ दी साइट्स द गौतम बुद्ध वाज बोर्न? कहते कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है इन स्थान पर हुआ, बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ और दी लुम्बिनी। कहाँ पे हुआ था जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ पे हुआ? फटाफट से आंसर करो। बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ और दी लुम्बिनी। ये क्विक विद इन दी 10 सेकेंड आंसर करने की कोशिश करो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट इज दी लुम्बिनी रहेगा, ठीक है। कहते जो सिद्धार्थ गौतम है, द लॉर्ड बुद्ध, उनका जन्म हुआ था 623, है कहाँ पे? जो फेमस गार्डन्स हैं लुम्बिनी के, लुम्बिनी के ये कहाँ पे है गार्डन? नेपाल में, ठीक है। अगर हम राइट नाउ अभी की बात करें तो ये नेपाल में है, ठीक है। एंड जल्दी ही जो है फिर ये बाद में क्या बन गया था? एक पिलग्रिम, एंड अमंग द पिलग्रिम्स वाज द इंडियन एम्पर अशोक। तो हमारे जो भारत के शासक थे ना, एक अशोक, ठीक है, जो मौर्यन डायनेस्टी के शासक थे, तो उन्होंने जो है मतलब वो भी ना एक तरह से बुद्धिज्म के एक बहुत बड़े वो फॉलोअर जो थे, जिन्हें हम फॉलोअर बोल सकते, काफी सारे पिलर्स जो थे बनाए थे। एंड वहां पे जो बौद्ध धर्म की जितनी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी सिद्धांत है, वो वहां पे लिखवाए, ठीक है। एंड इवन अशोक ने लुम्बिनी जो लोग थे उनकी टैक्स भी नहीं, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत में जो गुलाब वंश की स्थापना की थी? महमूद गजनवी, मोहम्मद घोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश? विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और दी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश? सो व्हाट कुड बी द राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। सो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने ही जो गुलाम वंश है, राइट, या फिर जिसे हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, उसे फाउंड किया था। कहते अंडर द रूलर्स ऑफ द स्लेव डायनेस्टी दैट वाज द मुस्लिम स्टेट व्हिच वाज फाउंडेड बाय द मोहम्मदी, गॉट डीपली रूटेड इन द इंडियन है। तो एक्चुअल में जो है ना ये जो कार्य था यहाँ पे एक इस तरह की एम्पायर बनाने का दिल्ली सल्तनत का, वो किसने स्टार्ट किया था? मोहम्मद गोरी ने स्टार्ट किया था। उसने जो है हमारे भारत को बहुत बार इन्वेड किया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? कहते हैं निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है या फिर वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है उसे निरस्त किया था या फिर रिपील किया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड लैंड्स ऑन? Who among the following repealed the Vernacular Press Act? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड लैंडसॉन? So what could be the right answer here? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, बहुत बार जो है पूछा गया, स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी जो है पूछा जाता है। तो दैट इज दी
लॉर्ड रिपन, ठीक है। सो इन द ईयर 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसे लॉर्ड लिटन जो कि गवर्नर जनरल है उनके द्वारा पास किया गया था। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी अखबार है जो कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी छापती थी, उन लोगों को दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए जो है इस एक्ट को पास किया गया था। बट बाद में अगर हम बात करें तो इसे जो है लॉर्ड रिपन ने खत्म कर दिया था कब? 1881 में जो है इसे निरस्त कर दिया गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द इंडियन। कहते कि भारत के इस गवर्नर जनरल को भारतीय का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मेटकैफ, लॉर्ड एलनबोर और दी लॉर्ड विलियम बेंटिक। Which Governor General of India is known as the liberator of the Indian press? Lord Auckland, Sir Charles Metcalfe, Lord Ellenborough, Lord William Bentinck. So the right answer should be the option B, that is the Sir Charles Metcalfe जो हैं क्या 1834 से 36 के बीच में जो है उन्हें लिबरेटर बोला जाता है इंडियन प्रेस का। ठीक है, उन्होंने जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस के ऊपर उन्हें खत्म कर दिया था थ्रू दी फेमस प्रेस लॉ उन्होंने। Now the next question is the Gandhiji undertook his first fasting in India during the time of which of the following incidents? कहते कि गांधी जी ने भारत में अपना जो पहला उपवास है निम्नलिखित किस घटना के समय की? चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 या फिर नॉन कॉपरेशन। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल या फिर असहयोग आंदोलन। कहाँ पे उन्होंने जो है सबसे पहला जो उपवास था वो यहाँ पे? तो सबसे पहला जो उनका उपवास था वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम पे हुआ जो कि 18 में की गई थी। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो 1918 में हुई, उन्होंने सबसे पहले जो फास्टिंग वो इसी से की एंड वो सक्सेसफुल भी रहे थे, जिसकी वजह से जो वर्कर्स थे, ठीक है, उनकी जो सैलरी थी वो 35% इंक्रीज कर दिया गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग formulated and implemented the doctrine। कहते हैं निम्नलिखित में से किसने जो व्यक्त का सिद्धांत है उसे तैयार किया था और उसे कार्यान्वित भी किया था? लॉर्ड वेलेस्ले ने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या था कि अगर कोई भी ऐसा शासक है जिसका कोई नेचुरल वारिस नहीं है, ठीक है, तो वो जो है ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट से पूछ है अपने जो एडॉप्टेड सन है उसे गद्दी पे। ठीक है, तो अगर ऐसी जो अगर वो परमिशन लेते भी हैं, ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेते भी हैं, अगर सरकार ने मना कर दिया, ठीक है, तो उसकी जो गद्दी है उसे लैप्स कर दिया जाता है एंड वो किसके हाथों में चली, तो ब्रिटिशर्स के हाथों में चली जाएगी। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहते कि कौन सा हिल स्टेशन निम्नलिखित में किस हिल स्टेशन को हम दक्षिण भारत कहते हैं? रानी, मुनार, पंचाली मेड़ू और दी सोरदेलू। Which of the following hill station is referred to as the Kashmir of the South India? रानी, मुनार, पंचाली मेड़ू और दी सोरदेलू। तो द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, दैट इज द मुनार। मुनार हिल स्टेशन जो है उसे कश्मीर का जो है मतलब साउथ इंडिया का कश्मीर जो है वो बोला जाता है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज सिचुएटेड इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का, वहां
situated. Okay. Now the next question is, which of the following is the non-renewable energy resource? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? वाटर, विंड एनर्जी, कोल या फिर सोलर एनर्जी? Which of the following is non-renewable energy resource? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? वाटर, विंड एनर्जी, कोल या फिर सोलर एनर्जी? पानी, पवन ऊर्जा, कोयला या फिर सौर ऊर्जा? सो इसका जो राइट आंसर है बच्चे दैट इज द कोल. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड जो सोलर एनर्जी है ये क्या है? दे आर द रिन्यूएबल एनर्जी जो कि समटाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते द सरकारिया कमीशन जो है वो किसके साथ रिलेटेड, लिखित किसके साथ संबंधित? ऑप्शन है केंद्र और राज्य संबंध, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में, चुनाव सुधार में, फिर भारत में प्रेस की, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस के बारे में है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इलेक्शन रिफॉर्म्स या फ्रीडम ऑफ द. तो द राइट आंसर इसका रहेगा दैट इज द सेंटर एंड द स्टेट रिलेशंस. कहते जो सरकारिया कमीशन 1980 में जो है सेटअप किया. एंड सरकारिया कमीशन जो है ये क्या था? एक तरह से रिलेशनशिप को, बैलेंस ऑफ पावर जो होती है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच जो है उन्हें चेक करने, एग्जामिन करने के लिए इन्हें बिठाया गया था. ठीक है, एंड ये इनका क्या काम था कि जो कुछ चेंजेस वगैरह हैं वो यहाँ पे सजेस्ट है विद इन दी फ्रेमवर्क. ठीक है, तो जो जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया थे वो इस हेड थे, तो उन्हीं के नाम पे जो है इसका जो नाम है कमीशन को रखा गया. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते जो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? 245, 250, 255 या फिर 260? What can be the maximum strength of the Rajya Sabha? 245, 250, 255 या फिर 2? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज दी ऑप्शन बी 250. ठीक है, आर्टिकल 80 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये बोला गया है कि राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगी दैट इज 250 रहेगी. एंड इस 250 में से जो 12 मेंबर्स होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे. एंड जो बचे हैं यहाँ पे 238 मेंबर जो हैं वो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट से आएंगे या फिर डिफरेंट जो यूनियन टेरिटरीज है वहां से. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी. Now, the next question is, which of the following article is that the executive powers of the state is vested in the governor? निम्नलिखित में से जो कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जो राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वो राज्यपाल में ही जो है निहित होती है? तो ऑप्शन ई इज द आर्टिकल 152, आर्टिकल 153, 154 और द 155. So which of the following articles says that the executive power of the state is vested in the governor? Article 152, 153, 154 या फिर 155? तो बच्चे इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज दी आर्टिकल 154. ठीक है, आर्टिकल 154 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट प्रोवाइड्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, दैट की जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जो कार्यकारी शक्ति होती है वो गवर्नर के हाथ में होती है. ठीक है, जितने भी जो कार्य होते हैं स्टेट के, राज्य के, वो किसके नाम पे लिए जाते हैं? वो गवर्नर के, राज्यपाल के नाम पे ही जो है किए जाते हैं. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, आर्टिकल 150. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते कि लोकसभा का लीडर किसे बोला जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का नेता कहा जाता है? स्पीकर को, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर डेप्टी? Which of the following is called as the leader of the Lok Sabha? Speaker,
प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर डिप्टी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, वो क्या रहेगा? प्राइम मिनिस्टर। जो लोकसभा का लीडर होता है, जो नेता होता है लोकसभा का, वो क्या रहता है? हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्हें बोलते हैं द लीडर ऑफ द लोकसभा। तो आर्टिकल जो 75 है उसका जो क्लोज वन है वो ये बोलता है डेट कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्हें जो है एक तरह से हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो वो क्या है? वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के क्या होते हैं? हेड होते हैं। एंड वो जो मेजोरिटी पार्टी होती है, जो पार्टी यहाँ पे जीत रही होती है, ठीक है, उसके जो है वो लीडर भी होते हैं। Now the next question is, which of the following articles cannot be suspended by the president under the article 359 of the? कहते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रपति द्वारा जो है निलंबित नहीं किया जा? फटाफट से आंसर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट इज द ऑप्शन डी। जो अनुच्छेद 20 एंड 21 है, अनुच्छेद 20 और 21 है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे आर्टिकल 359 के अंडर जो है इन्हें सस्पेंड नहीं किया। तो अब आता क्या है? अनुच्छेद 20 और 21 में होता क्या है? कहते कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो इन्फोर्स नहीं होते हैं, तो हमारे पास ये एक तरह से राइट होता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट होता है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है फोर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 20 एंड 21 के हिसाब से हमें ये पावर मिलती है कोर्ट में जाने की, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम। ठीक है, अगर इन्हें सस्पेंड कर दे फिर हमारे पास तो ये चीज जो है वो खत्म नहीं कर। ठीक है, तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रेसिडेंट रूल है उसे कौन से अनुच्छेद के हिसाब से यहाँ पे कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356, 357, 58 या फिर 356, 357, 358 और 359। तो द राइट आंसर इज द आर्टिकल 356। ठीक है, अभी हमने कवर किया है जो राष्ट्रपति शासन है उसे अनुच्छेद जो है हमारे भारतीय संविधान का, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो इसे स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब ये राष्ट्रपति राज्य में लगाया जाता है तो क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वो जो है टेक ओवर है राज्य की सरकार। Now the next question is, who issues the notification for the prorogation of the session in the state legislative assembly? कहते भारतीय जो राज्य विधानसभा है भारत है, तो उसके स्तर की जो सत्रवासान की अधिसूचना है कौन जारी करता है? जो मुख्यमंत्री होते हैं वो करते हैं, राज्यपाल करते हैं, अध्यक्ष करते हैं, या फिर मतलब स्पीकर या फिर चेयरमैन, तो दोनों को अध्यक्ष। So who issues a notification for the prorogation of the session in the state legislative assembly? CM, governor, speaker or the chairman? So the right answer is option B, that is the governor। yes, जो गवर्नर होते हैं उन्हें जो है पावर दी गई है कि जो सेशन का प्रोरोगेशन होता है वो यहाँ पे मतलब उसका नोटिफिकेशन एंड इवन जो है वो ही जो है, ठीक है, उसे जो है स्टार्ट भी करते हैं एंड इवन खत्म भी। तो गवर्नर इन द मैटर ऑफ द स्टेट, अगर हम यहाँ बात करें लोकसभा की, तो ये पावर किसके पास होती है? ये प्रेसिडेंट की। Now the next question is, who has the final power to decide whether a particular bill is a money bill, or ये निर्णय लेने की जो अंतिम शक्ति है किसके पास है कि जो विशेष विधि
है वो दंड विधेयक है, या प्रेसिडेंट के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या फिर चेयर, किसके पास ये पावर? Who has the final power to decide whether a particular bill is bill or not? So the right answer should be the option C, that is this. Okay? जो फाइनल पावर होती है टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और के पास होती है जो लोकसभा के स्पीकर, जो असेंबली के स्पीकर है। तो मनी बिल कैन बी लेजिस्लेटिव, अगर हम स्टेट की बात है उन्हें जो इंट्रोड्यूस राज्य इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिमिलरली लोकसभा में इंट्रोड्यूस हैं, राज्यसभा नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ अशोक? ग्रैंडफादर है जो दादा, कृष्णा, महावीर, सिद्धार्थ और दी चंद्रगुप्त मौर्य। हमने अशोक के बारे में भी डिस्कस किया, कौन सी डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे, तो दादाजी को थे। एंड एक ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो इनके दादा थे वो फाउंडर मौर्य। तो ऑब्वियसली अभी आपको पता चली क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य क्या है वो अशोक के दादाजी के पिता कौन थे? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार जो है वो इनके मतलब बेटे थे चंद्र एंड बिंदु, ये चीज आप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहते इन विच बुक वर द चाणक्य's आइडिया? जो चाणक्य किस, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र या फिर कोई नहीं? चाणक्य को देवर्दी किसके गुरु? वो जो है इनकी चंद्रगुप्त की, ये जो एक इतनी अच्छी है क्या वो यहाँ पे तो चाणक्य के जो आइडियाज वो कौन सी बुक में लिखे? रामायण में, महाभारत में, अर्थशास्त्र में, से कोई भी नहीं, तो ऑब्वियसली अर्थशास्त्र। ठीक है, तो चाणक्य के जितने भी आइडियाज किसके बारे में, कि स्टेट को किस तरह से, इकोनॉमी को किस तरह से, ये आइडियाज हो गए। उसके अलावा जो रूल, क्या प्रिंसिपल, ठीक है, तो ये सारी जो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हर्षवर्धन है, ठीक है, हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है, हर्षवर्धन की वो किसने ली? फटाफट से आंसर करो। सुरेंद्र शर्मा, अमीर खुसरो, कानभट्ट या फिर नन ऑफ दिस? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑब्वियसली बाणभट्ट है। ठीक है, 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात जो है हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है वो बाणभट्ट की। ये क्या थे, एक संस्कृत राइटर थे। ठीक है, संस्कृत में ये जो बायोग्राफी संस्कृत में ही जो है लिखी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहते कि व्हाई डिड जो हंटर गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी, जो शिकारी या फिर संग्रह करता थे वो एक क्यों जाते? ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी पहले चैप्टर है, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से एनसीईआरटी। तो व्हाई डिड हंटर गैदरर्स प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ द शेल्टर्स? तो ऑब्वियसली जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द बोथ ए एंड बी है, इन दोनों की तलाश में, मतलब इन सर्च ऑफ द फूड, खाने की तलाश में भी, एंड इवन इन द सर्च ऑफ द, तो बोथ ए एंड बी राइट आंसर है जो हंटर गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा गो
टू टीच फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहला जो उपदेश था वो कहाँ पे दिया था? रिंगास में, शिकार में, सारनाथ में, या फिर ऑल ऑफ दिस? जो लॉर्ड बुद्ध है उन्होंने पहली बार उपदेश कहाँ पे दिया? बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये सारे एसएससी के रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑब्वियसली राइट आंसर रहेगा इसका सारनाथ, ठीक है। लॉर्ड बुद्ध ने जो सबसे पहला अपना उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया। सो ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड सेशन ऑफ द कांग्रेस, जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू, कादम्बिनी गांगुली, फिरोज शाह मेहता और दी डी? तो बी क्विक, फटाफट से आंसर करो, किस जो है कौन प्रेसिडेंट थे फर्स्ट सेशन के या फिर सॉरी सेकंड सेशन के? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ठीक है, दादा भाई नेहरू। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी ही जो है इसके सेकंड सेशन जो था, राइट, उसके अध्यक्ष थे। तो अगर हम पहले सेशन की बात करें, पहले सेशन के जो अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। डब्ल्यू सी बनर्जी जो है वो इसके फर्स्ट सेशन के जो है अध्यक्ष थे, तो सेकंड के जो है दादा भाई नेहरू जी, ओके। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते कि मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास जो दे वर द फाउंडर मेंबर, मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास है वो किसके संस्थापक सदस्य थे? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के, फॉरवर्ड ब्लॉक के, सोशलिस्ट स्वराजिस्ट पार्टी के, या फिर स्वराज्य पार्टी? मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ, किसके संस्थापक थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट इज द ऑप्शन, ये दोनों ही स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे, फाउंडर मेंबर थे। स्वराज्य पार्टी को एस्टैब्लिश इसके द्वारा मोतीलाल नेहरू द्वारा कहाँ पे किया गया था? इलाहाबाद में जो है इसकी जो स्थापना थी वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा करंट अफेयर से है, एंड जो नेशनल टूरिज्म डे है 2023, ठीक है, उसे किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है 2023 का, उसे किस राज्य में मनाया गया है? न्यू दिल्ली, केरला, सिक्किम और तेलंगाना? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट इज दी तेलंगाना, ओके। जो नेशनल टूरिज्म डे है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है 2023 का, उसे इस बार जो है तेलंगाना में सेलिब्रेट किया गया था। कब किया गया था? 25 जनवरी। तो नेशनल टूरिज्म डे हम एवरी ईयर 25 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो ही मतलब ऑब्जर्व करती है, तो डैट की लोगों के माइंड में एक जो टूरिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी देश की इकोनॉमी में जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में अवेयरनेस किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन जो है ये आपका आ गया ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी की जो एनसी कहते हैं कि जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, वो कहते हैं कि थोड़ी सी चपटी है। कहाँ से चपटी? ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से, मध्य से है, या फिर दक्षिणी ध्रुव ओनली, या फिर ओनली उत्तरी ध्रुव? नॉर्थ एंड साउथ पोल, मिडल से है, साउथ पोल से है, या फिर कहाँ से चपटी है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मिडल से है, कहाँ से? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, क्या उत्तरी एंड जो दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, जो नॉर्थ पोल एंड जो साउथ पोल है, जो धरती है वो वहां से फ्लैट है। तो हमारी जो धरती है वो एक पूरा गोलाकार नहीं है, ठीक है, ये स्फीयर नहीं है। तो इसकी जो शेप है ना वो बोली जाती है अर्थ लाइक शेप, इसकी जो शेप होती है इसे बोला जाता है अर्थ लाइक शेप।
तो ये पूरा गोलाकार नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नीडल्स आर फिक्स्ड ऑन द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड। अब ये जो ग्लोब है, आपने देखा होगा आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल में, उस ग्लोब में ना एक नीडल भी होती है, ठीक है। तो उसे एक टिल्टेड मैनर में, मतलब उसे थोड़ी झुकी हुई जो है वो रखी जाती है इस सुई को। तो मतलब इसका इसका क्या मतलब है, ये क्यों दिखाई गई? एक्चुअल में तो हमारी धरती में ऐसी कोई सुई ही नहीं है। तो इस सुई को क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है, भूमध्य रेखा होता है, या फिर ये अक्ष होता है, या फिर नन ऑफ दीज, कोई नहीं। तो ये जो नीडल होती है बच्चे, ये ना इसकी धरती के एक्सिस को, जो इसका जो अक्ष होता है ना, उसे ये शो करती है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो धरती देखने को है, बट ग्लोब में ये क्या होता है, हमारी धरती जो है हमेशा ही अपने जो एक्सिस होती है उसके इर्द गिर्द ही जो है, ठीक है, जस्ट जो है इसी इसके एक्सिस को शो करने के लिए लगाया होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं जो मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अब जो धरती है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाती रहती है, 24 आवर में जो है अपना ये चक्कर कंप्लीट करती है। तो इसे क्या बोला जाता है? रेवोल्यूशन बोला जाता है, रोटेशन बोला जाता है, बोथ ए? क्या चीज बोली जो अपनी जो एक्सिस के इर्द गिर्द चक्कर लगाती, अपनी धुरी के इर्द गिर्द ही जो है इस चक्कर लगाती है, तब इसे क्या बोला? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट इज द रोटेशन। ठीक है, अगर ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द ही चक्कर लगा रही है, अपनी धुरी के इर्द गिर्द ही चक्कर जो है चक्कर लगा रही है, तो ये 24 घंटे में इसे कंप्लीट कर लेती है। तो इसकी वजह से जो है डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है, डे एंड नाइट होते हैं इसके ये जो चक्कर लगाती है रोटेशन की। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। ठीक है, अगर ये सन का चक्कर लगा रही है धरती, अगर सन का चक्कर लगा रही है धरती, देन वी कैन से कि वो क्या कर रही है, वो रेवोल्यूशन, that is known as the revolution. So now the next question is, कहते कि which line divides India into approximately, कौन सी रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित कर? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? Which line divides India into approximately equal parts? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारे यहाँ पे ये ग्लोब है, हमारी धरती है, ठीक है, इसे बीच में से एक लाइन जो है वो मतलब डिवाइड करती है नॉर्थ पोल में, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर सॉरी, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम जो है इक्वेटर बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। इसकी जो वैल्यू रहती है वो 0 डिग्री रहती है। ओके, तो डेट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा होगा, एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा देन प्लीज को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड कल शार्प 12 PM में आपके लिए एक सरप्राइज लेके आ रही है, एंड ऐसा सरप्राइज आपने कभी भी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वो जो सेशन है, ठीक है, वो शेड्यूल कर दिया है, उससे जो है आपको पहले शेयर करना है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सब तक जो है शेयर कर दो, सो डैट कि बाकी सबकी भी यहाँ पे हेल्प हो। सो मिलते हैं अभी हम कल, पहले 12 बजे मिलेंगे, देन 2 बजे हमारा ये सेशन होता है। डेली जो है इसे 2 PM पे प्रैक्टिस करेंगे MCQ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।